सबसे पहले तो मैं जम्मू कुरैशी को, ज़मीर को, हम इनको जम्मू कहते हैं प्यार से, जम्मू कहते हैं, नाम है इनका ज़मीर। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, इस आदमी के अंदर एक सलीका है काम करने का, और मैं जिसकी इनको बहुत तारीफ करता हूँ। ये जब भी एक अच्छा काम इस तरह काम करते हैं, बहुत सलीके से करते हैं। मैं इसको बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज 15 अगस्त है। सुबह से मैं सुबह 5:30 बजे नमाज़ पढ़ के घर से निकला हूँ और अभी तक घर गया नहीं हूँ। यकीन जानिए 15 अगस्त की 78वीं जो है इसकी वो है आज़ादी का जश्न है। लेकिन ये 78वें एक ही दिन 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन इसके पीछे 190 साल का संघर्ष है। संघर्ष होता है तो ही कुछ मिलता है। मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे अभी एक मोटिवेशन स्पीकर ने जो कहा संघर्ष ज़रूरी है। 190 साल हमारे मुल्क में लोगों ने संघर्ष किया है, तब जाकर के आज़ादी मिली है। हम गुलाम थे इस मुल्क में, हम अपना मालिक खुद चुन नहीं सकते थे। लेकिन मुझे ये भी कहने में बहुत खुशी है, आज ये माइनॉरिटी का इलाका है मानखुर्द शिवाजी नगर। आज़ादी की लड़ाई शुरू करने वाला भी मुसलमान था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। अगर अंग्रेज हिंदुस्तान में घुसा था तो सबसे पहले बंगाल में सिराजुद्दौला ने उसके साथ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जंग किया। 2 जंग जीते, तीसरी जंग में हमारे जो कुछ वो गद्दार लोग हैं उन्होंने उसको शहीद करवा दिया। साथियों, जब गांधी जी ने इस देश के अंदर स्वदेशी आंदोलन शुरू किया तो यहाँ के मुसलमानों ने, संजय भाई मैं बताऊं आपको, यहाँ के मेमनों के पास बड़ी बड़ी कंपनियां थी। मुगल लाइन जहाज, लिप्टन, लाइफबॉय साबुन, बाटा, मैं बहुत सारी कंपनियां किसके पास थी? मेमनों के पास थी। लेकिन जैसे गांधी जी ने कहा कि मुझे बाहर के जितने सामान उसकी होली जलाओ और हमें इस देश के अंदर स्वदेशी आंदोलन चलाना है, पूरे मुसलमानों ने अपनी कंपनियों को उठाकर फेंक दिया और रिजाइन करके अंग्रेजों को वापस दे दिया। मुसलमान गरीब हो गया। उसी दिन से उसके कारोबार कम हो गए। और हालात ये आज है कि मानखुर्द शिवाजी नगर में रहने वाले पूछो क्या काम करते हो? रिक्शा चलाता हूँ। क्या करते हो? सड़क पर खुंचा लगाता हूँ, सब्जी बेचता हूँ। और यकीन जानिए, अगर हम गाड़ी से जाते हैं कहीं ना, हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि किसका इलाका है। जहां हमने देखा कि 10 साल का बच्चा 20 आदमी की कमीज पहन के घूम रहा है, पैर में चप्पल नहीं है, गटर बह रहा है, 70 साल का 80 साल का आदमी केले की गाड़ी पे केला बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, समझना मेरा इलाका आ गया। ये हमारी हालत है देश में। हम बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कोई कमाने वाला ही नहीं घर में। पैसे कहां से लाएं? रिजर्वेशन की बात बार बार हो रही है, लेकिन मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अगर 5% रिजर्वेशन मिल गया संजय भाई, तो कितने बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बिना पैसे दिए हो जाते। मैं नागपुर में था, सेशन चल रहा था, मैंने कुछ टीचरों की मीटिंग बुलाई थी। टीचर लोग 2 घंटा लेट आए। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहा आसिम भाई, हमारे यहाँ नए नए बच्चे आए हैं SC ST के रिजर्वेशन वाले, उन सबों ने ओवर ईटिंग कर लिया, सबके जो है सब बीमार पड़ गए। उनको अंडा मिल रहा है, उनको बिरयानी मिल रही है, उनको पराठा मिल रहा है, उनको दूध मिल रहा है, मेरे बच्चों को एक टुकड़ा नहीं मिल रहा है। हम चिल्ला रहे हैं हमको रिजर्वेशन दे दो, रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है हमको। अब स्कूल की बात कर रहे हैं, कॉलेज की। कॉलेज के लिए मैं पिछले 15 सालों से जितनी सरकारें आई थक गया हूं कि मुझे जमीन दे दो, पूरा पैसा लगा के कॉलेज हम बनाएंगे। और आपको एग्जाम्पल देता हूं, अभी राज्यसभा का इलेक्शन था, मुझे उद्धव जी ने कहा कि मुझे वोट देना, मैंने कहा नहीं दूंगा। मुझे क्या दोगे आप? दूंगा तो पैसा नहीं चाहिए, मुझे जमीन चाहिए। कहा बहुत इजी, आ जाइए आप मेरे पास। मैंने कहा नहीं, मैं गवाह लेके आऊंगा। अजीत पवार को गवाह बना के लेकर गया। अजीत पवार साहब मुझे उन्होंने मंत्रालय में अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा मुझे ले गए वर्षा पर, और जहां उद्धव जी से मेरी मीटिंग हुई। क्या वो भाई क्या चाहिए आपको? मैंने कहा सर 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे मानखुर्द शिवाजी नगर के लिए एक छोटा सा जमीन दे दो, मैं एक कॉलेज बना दूं बच्चियों को पढ़ने के लिए। साहब बिल्कुल मिल जाएगा आपको। मैंने कहा थैंक यू सर। गवाह कौन है? अजीत पवार साहब। मुझे भरोसा नहीं नेता लोगों का, बात करते देते नहीं थे, और गवाही हो गई। लेकिन मेरी बदकिस्मती इसके 1 दिन 2 दिन के बाद सरकार गिर गई और मुझे जगह नहीं मिली। मैं उम्मीद करता हूं कि अब हम लोग 1 नहीं 2 हैं,
और आपको आपने कहा ना दिल खोल के वोट दिया है। पूरे देश में मुसलमानों ने सेकुलरिज्म का पर्चा लहरा दिया आपकी बार। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। खुदा की कसम, आप वोट नहीं मांगते, आप इस इलाके में नहीं आते तो भी मुसलमान भर भर के वोट देते आपकी बार कि हम फिरका परस्ती के खिलाफ है, फिरका परस्ती को खत्म कर देना चाहते हैं। वो लोग जो आज हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई करना चाहते हैं ना, सबसे मुझे बहुत खुशी है कि मेरा मुसलमान बहुत सेकुलर है। उसने देखा कि उद्धव जी को वोट दिया। एक जमाना था, माफ कीजिए बुरा मत मानिएगा, एक जमाना था कि हम लोग उनसे बात नहीं करते थे, कभी बाला साहब ठाकरे के नजदीक नहीं जाते थे, लेकिन हमने बाला साहब ठाकरे के बेटे को पूरा का पूरा वोट दिया और आप चुनकर यहाँ आए। हमें बहुत खुशी है, मुबारकबाद देना चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए सर, हमें इंसाफ नहीं हो रहा है। मैं दुखी दिल से बोल रहा हूँ। विशालगढ़ में क्या हुआ? विशालगढ़ में एक औरत कह रही है कि आओ मेरे साथ, चलो विशालगढ़। जिस तरह से हम गए थे अयोध्या में, बाबर की छाती पर चढ़ के हमने वहां गेरुआ झंडा लगाया था, उसी तरह विशालगढ़ में जाएंगे और वहां मजार पे गेरुआ झंडा लगाएंगे। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। 10 दिन तक वो लोग चिल्लाते रहे और जाने के बाद वहां मस्जिद को जिस तरह से मिसमार किया ना, खुदा की कसम शर्म मुझे आती कि मैं जिंदा हूं। आज अपनी आंखों से देख रहा हूं कि मस्जिद मिसमार हो रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता। हम लोग को नहीं मिल रहा है यार। ये हालात है देश के आज। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नौकरी मिले ना मिले, हमें पैसा मिले ना मिले, लेकिन हमारी इज्जत, हमारी शरीयत महफूज रहना चाहिए इस देश में। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मैं बच्चों आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। जब कहीं क्रिकेट होता है ना, मान लो क्रिकेट हो रहा है इंग्लैंड में, यहां से लोग भर भर के जाते हैं वहां पर, अपनी टीम को बकअप करते हैं तो टीम चुन के आ जाती है। इन बच्चों को जिनको बुलाया गया ना, उनको क्या मिला है? उनको कुछ इनाम मिले हैं, इससे कुछ नहीं। ये बच्चे यहाँ इनको एक्सपोजर मिल रहा है, इनको बकअप कहा जा रहा है, तो दूसरे लोगों के अंदर एक हौसला पैदा होगा कि आज उस बच्चे को बुला करके यहाँ के एमएलए और एमपी ने इनाम दिया अपने हाथों से और उसको अपने कुरैशी साहब ने मैनेज किया है। अगली बार मैं भी इंशाअल्लाह ताला अच्छा पढ़ूंगा और आगे नंबर लूंगा। ये एक जज्बा पैदा होता है लोगों के अंदर। और हालत क्या है? डॉक्टर भीमराव, हमारे जो डॉक्टर थे, क्या नाम का, नहीं बताता हूं आपको। उनका कहना था कि जहां महारानी का बेटा पढ़ेगा वहीं मेहतरानी का बेटा भी पढ़ेगा। महारानी और मेहतरानी का बेटा जब तक एक स्कूल में नहीं पढ़ेगा, जब तक इस देश के अंदर जो है बराबरी नहीं हो सकती। मैं देख रहा हूं आज एक स्कूल खुल रहे इंटरनेशनल, उसमें एक की फीस जो है 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए है, और एक आदमी बेचारा 500 रुपए फीस नहीं दे सकता, खड़े का दरवाजे पर पैसे मांग रहा है कि मुझे 500 रुपए दे दो, मेरा बाप तो टैक्सी ड्राइवर है, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़नी चाहती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ये हालात है, सच्चाई है ये। लेकिन आपको अपना घर गिरवी करना पड़े तो कर दीजिए। आपको उधार मांगना, भीख मांगना, मांगिए, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। एजुकेशन ही सबसे जरूरी चीज है। अगर एजुकेशन आ गए, हाँ ये मंत्री उनके किसी काम नहीं होते हैं, एमएलए एमपी कुछ नहीं, ये आईएएस और आईपीएस होते हैं ना, यही काम करते हैं अपनी कलम से। अगर मैं कहता हूं अगर हमने अपनी कौम में 10-20 एमएलए बना लिए ना, उससे बहुत ज्यादा बेहतर है कि हम अपनी कौम में 10-20 आईएएस और आईपीएस बना लें। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम हो सकता है दोस्तों। अब गोंडी को बदनाम किया जा रहा है नशे के नाम पर। गोंडी नहीं, पूरे देश में नशा फैला हुआ है। आज जहां पूछो नशा फैला हुआ है। नशे के लिए हम लोगों ने कितनी मेहनत की, कितना चिल्लाया, लेकिन मैं इसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूं पेरेंट्स को। सच्चाई है ये। हम लोग छोटे थे, हमारे अब्बा जो है ना, अगर सूरज डूबने के पहले घर में नहीं आए ना तो इतना मारते थे हम लोगों को कि सूरज डूबने के पहले तुमको घर में आना जरूरी है। हम अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, घूम रहे रात किसी के साथ, क्या कर रहे हैं पता नहीं। और जब पकड़ा जाता है ना तो कहते मेरा बच्चा तो बड़ा शरीफ था, इसको जबरदस्ती पुलिस ने पकड़ लिया, इसको छुड़ाओ चल करके। अरे भाई, नटवर पारिक में एक बच्चा पकड़ा गया, उसकी माँ मुझे कहती है मेरा बेटा रोज आना फजर की नमाज जमात से पढ़ता था। मैं भड़क गया पुलिस पे, क्या करते हो? बोले रुक जाओ आप। 4 आदमी को लाया, बोले सबसे बड़ा नशीला ये है, क्या बात करते हैं आप? माँ बचा रही है उसको। नहीं, ऐसे में बचाइए मत उसको। अगर एक आदमी कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, खुद तो शुरू करो ना पहले। आप पुलिस को चिल्लाते हो, अब एमएलए को चिल्लाते हो, एमपी को चिल्लाते हो, आपने क्या किया? आप क्या करेंगे? आप पहले खड़े होइए कि मैं मेरे बच्चे को गलत काम में जाने नहीं दूंगा। अगर नहीं सुनेगा ना तो मैं उसकी कंप्लेन कर उसको जेल भेजूंगा, लेकिन उसको मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक सही रास्ते पर नहीं आएगा। ये आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा, तभी होगा। वरना संजय पाटिल साहब क्या, मैं क्या, सभी लग जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। मैं 15 साल से चिल्ला कर असेंबली में थक चुका हूं। मैंने परसों 17 तारीख को 3 बजे इसी लजीज हॉल में
मैंने बुलाया जो नारकोटिक्स के डीसीपी हैं, पुलिस वाले हैं, सारे यहाँ पे जितनी एनजीओज हैं, जितने लोग इसके फिक्र में हैं, और बैठो बताओ हमको क्या करना है, कैसे खत्म होगा। अगर आपके पास कोई स्कीम है बता दो कि एमपी साहब चाहेंगे तो खत्म हो जाएगा, एमएलए साहब चाहेंगे खत्म हो जाएगा। हम आपको वादा करते हैं आपकी स्कीम पर 101% काम करके नशा खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर एक बार, तो मेरा टाइम ज़्यादा हो गया मैसेंजर शायद से भी राय बोलने की कम करो तो मैं फिर एक बार आप सब लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारा गोंडी बढ़ेगा पढ़ेगा, इंशाअल्लाह ताला पढ़ेगा बढ़ेगा। आप सबको बहुत बधाई ऐसे हालात में। और एक चीज़ और कह दूँ आपको, एक सर्वे हुआ सर, मैं अपने उदय साहब के बेटे, क्या नाम उनका, आदित्य साहब के पास मैं गया था कि मेरी ये एसएमएस कंपनी बंद करा दो। इसके पहले उनके मंत्री थे, हमने हाउस में लक्षपति लाया, उन्होंने कहा बिल्कुल अबू आसिम, मैं गाड़ी लेकर गया था, मैंने एसएमएस कंपनी में चेक कर लिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इससे नुकसान है, इसको बंद होगा, मैं आज से बंद करता हूँ। हमने मिठाइयाँ बांट दी, दूसरे दिन फिर चालू हो गया। भाई आपने तो लक्षपति में कहा था बंद कर रहा हूँ, फिर चालू क्यों कर दिया आपने। और फिर हम गए इनके पास, अपने मंत्री इसके बने थे, हमारे नाम बोलो यार, हाँ आदित्य ठाकरे साहब। आदित्य ठाकरे साहब ने मुझे बुलाया, पूरी मीटिंग बुलाया और कहा कि ये अभी बंद हो जाएगा इतने दिनों के बाद। मैंने कहा सर नहीं, आप एक बोर्ड वहाँ लिख दीजिए कि आपने कहा है कि बंद होगा, तो वहाँ लिखवाइए कि ये 2022 में दिसंबर में बंद हो जाएगा। वहाँ बोर्ड लिख दिया गया, हमने फोटो खींचा, सबको दिखाया कि भाई देखो अभी मंत्री जी ने कह दिया कि 2022 के दिसंबर में बंद हो जाएगा। क्या खाक बंद हुआ आज तक? नहीं बंद हुआ आज तक, चल रहा है, अभी भी चल रहा है वो। जब मैं यहाँ आवाज उठाता हूँ, मंत्री लोग बैठे हैं वहाँ पे नागपुर के, वहाँ के कहते हैं अबू आदमी साथ क्यों चिल्लाते हो, उनके रिश्तेदार लगते हैं। लेकिन एक आपको शायद पता होगा, एनजीओ की मीटिंग की रिपोर्ट है कि मानखुर्द शिवाजी में रहने वाले लोगों की उम्र का एवरेज 39 साल हो गया है, सिर्फ नशे की वजह से। नौकरे साहब, आप नौकरे साहब मानते हो नहीं मानते हो आप? 39 साल, मैं नहीं कह रहा हूं, ये टिस की रिपोर्ट है। और मैं जाता हूं महल्ले में लोगों के पास, लोग बेचारे दुबले पतले हैं, रोज इंतकाल। और अभी फादुर के गया, बोले किसी का इंतकाल हो गया, दो कब्रिस्तान बन गया, भर जा रहा है और कब्रिस्तान बनाया जा रहा है, लोगों की मौत जल्दी जल्दी हो रही है। और इस इलाके से सबसे जरूरी काम है संजय भाई, यहाँ से एसएमएस कंपनी हटाई जाए, यहाँ से कचरा जो आता है वो हटाया जाए यहाँ पर। और यहाँ पर जो है अगर ये हट जाएगा ना, मैं समझता हूँ लोगों की जिंदगी बच जाएगी। कोई सुनता ही नहीं है, कोई साथ देने को तैयार ही नहीं है, चिल्ला चिल्ला कर थक गए हम लोग। अब आप आ गए तो मुझे ज्यादा ताकत मिल जाएगी। लेकिन हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे 3 काम यहाँ करना जरूरी है। सबसे पहले हम लोगों को नशा खत्म करवाने के लिए मेहनत करना है, एसएमएस कंपनी और यहाँ पे जो देवनार डंपिंग ग्राउंड है वो बंद होना चाहिए और एक कॉलेज खुलना चाहिए। बहुत काम हो गए हैं, ये काम हो जाएगा ना, मैं समझता हूँ ये सब लोग दुआएं देंगे और लगता है कि गोंडे और सुधरेगा। मैं फिर एक बार जम्मू कुरैशी को, जमीर कुरैशी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। ऐसे करते गए इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर काम करेंगे। जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी आप बताइए, मुझे बताइए, एमपी साहब को बताइए, हम आपको यकीन दिलाते हैं जो एमएलए और एमपी कर सकते हैं ना, उससे बढ़कर आपका काम नहीं किया तो हमारे मुंह पर आप थूक दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे गुजारिश करूँ